अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री में जो हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। और आपने केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है जो है हमारे पास मैट्रिक भी है और फर्स्ट ईयर का भी है। और एडवांस लेवल जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम के रिलेटेड है वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल बायो के स्टूडेंट है तो आपने इन चीज़ों को सारा मतलब जो मैं कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ आपने उसको जहन में याद रखनी है। और अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो बेसिक चीज़ तो आपको आती होगी, तो आपने इसमें एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं वो सीखनी है और वो समझनी भी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एडवांस में इसमें फिक्स गिब्स रूल है, आयनिक इक्विलिब्रियम है। और जो हाँ एक अहम पॉइंट ये भी है जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और जो गिब्स फेज रूल है और बफर सॉल्यूशंस है। ये जो गिब्स एनर्जी और केमिकल इक्विलिब्रियम के रिलेशन है, ये चीजें मैं आपको हर चैप्टर में जो सारी चीजें होती है रिलेटेड टू दैट चैप्टर वो मैं आपको सिखा दूंगा। और इंशाल्लाह यू विल ग्रैब योर सीट। और ये जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं या जिस भी लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो सारे के सारे मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर 60 एमसीक्यूज जैसे हमारे पास 20 एमसीक्यूज बेसिक लेवल की है, 20 पर थोड़ा यानी थोड़ा एडवांस है, और जो बाकी का 20 है वो फुल एडवांस है। तो बायो का स्टूडेंट हो या बायो या केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो तो इंशाल्लाह ये आप लेक्चर पूरा देखिए और इस चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर लें। तो चलिए देखते हैं हमारा जो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होती है? इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होती है। अब रेट ऑफ रिवर्स और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो शायद आपको आती होगी, लेकिन हम थोड़ा इसको और भी इजीली डिस्कस करने जा रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल ए बी है और रिएक्शन करके वो सी प्लस डी बना देते हैं। तो ये जो ए और बी है आपके पास, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और जो सी और डी बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब हमारे पास रिएक्शन दो किस्म की होती है, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन ये होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये होता है कि वो एक स्टेप में जो है कंप्लीट हो जाता है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और ये बात याद रखिए कि वो कंप्लीशन की तरफ चली जाती है, तो मतलब एक स्टेप में फॉरवर्ड स्टेप में चले जाके वो वापस नहीं आता है। और वो फॉर एग्जांपल हमारे पास वुड है या कोल है, हम उसको बर्न करते हैं तो हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन के केस में। अगर ये फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अगर और ज्यादा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो तो वहां पर कार्बन सूट बनते हैं। ठीक है, आपने इन चीजों को याद रखनी है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल तुम कहते हो कि आपके पास यू है फूड और वुड की ये जो बशन कंबशन होती है उसके रिजल्ट में आप कहते हैं कि हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाती है, तो हम उसको फील नहीं करते, वाटर कहा जाते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि वहां पर आग बनती है, आग लग जाती है और वहां पर जो है चश्मे निकल आ जाते हैं। तो उसका आंसर आपने सिंपल से ये लेना है कि अगर फॉर एग्जांपल एक चूल्हे के ऊपर या किसी फायर के ऊपर आप अगर अपने हाथ रखें तो वहां पर जो है एक पसीने की तरह, ये स्वेटिंग की तरह एक जो है ना वो चीजें आ जाती है, पानी आ जाती है। तो वो उसमें स्वेटिंग नहीं होता है, बल्कि नीचे से जो वाटर वेपर्स बनती है वो यहाँ पर आगे कंडेंस हो जाती है, जिस तरह हम इसको फील करते हैं कि यहाँ पर पानी जमा हो गया। वो जो है वो इसमें जो प्रोडक्ट है यानी कंबशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमेशा बनती है, आपने याद रखना है। इनकम्प्लीट कंबशन की केस में कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको हम जो धुंध की फॉर्म में होती है वो इनकम्प्लीट कंबशन होती है। ये होता है क्या? इरिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन में ये डबल एरो के साथ जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों डायरेक्शन में। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है? रिएक्टेंट का जो है प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होना फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट की तरफ कन्वर्ट होना क्या है? ये रिवर्स डायरेक्शन है। कंप्लीशन की तरफ ये कभी नहीं जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देती है, और हाइड्रोजन आयोडाइड ये ब्रोकन होके ये क्या बना देती है आपके साथ वापस हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अब हाइड्रोजन ये आयोडाइड जो है ये पर्पल स्ट्रक्चर है, पर्पल कलर है। ठीक है, तो पर्पल कलर जो है यहाँ पर ये डिसअपियर हो जाती है। क्यों क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनती है तो वहाँ पर पर्पल कलर डिसअपियर हो जाती है, फेड्स हो जाती है। थोड़ी देर बाद ये वापस ये जो व्हाइट कलरलेस चीज जो है इस वो वापस ये आपको पर्पल कलर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये वापस ब्रेक होके हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होती है वो एग्जिस्ट करती है किस चीज में? सिर्फ और सिर्फ
रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट कोई जो क्वेश्चन है हमारे पास वो अब ये आती है कि हम रिवर्सिबल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असल में जो इक्विलिब्रियम है उसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिस तरह हम फिजिक्स में कहते हैं कि एक किताब जो है टेबल पे पड़ा हुआ है तो वो मूवमेंट नहीं कर सकता है, जिससे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जो केमिस्ट्री में होता है वो होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है रिएक्टेंट का जो अब कहते हैं, आपने इसको याद रखना है, जो हमारे पास ये लिक्विड होता है उसका वेपर्स में कन्वर्ट होना होगा वो रेट ऑफ इवेपोरेशन या रेट ऑफ वेपोराइजेशन, इस पर किस कॉमनली हम रेट ऑफ इवेपोरेशन कहते हैं। वो जब उसके ऊपर जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है, बंद होता है, और उसकी वजह से ये कंडेंस हो जाती है तो उसको रेट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर होगी रेट ऑफ कंडेंसेशन की तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। यहाँ पर ये होता है, ग्राफ आती है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है ये रिवर्स डायरेक्शन है। फॉरवर्ड डायरेक्शन इनिशियल केस में क्या होती है, ज्यादा होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बंदे के साथ जो पहला सुबह के टाइम आ जाता है जो उसका एनर्जी ज्यादा होती है, टाइम जो उसका ग्राफ नीचे आ जाती है कम हो जाती है, ठीक है। वो रिवर्स डायरेक्शन ये आपके पास रेट ऑफ डायरेक्शन के बराबर। रिवर्स डायरेक्शन में ये होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट नहीं बनी है, एक फैक्ट्री है, वो चीज अभी उसने बनाई नहीं है तो उसका जाहिर सी बात है वो रिवर्स रिएक्शन, यानी रिवर्स रिएक्शन का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट बन गया है वो वापस रिएक्शन में कन्वर्ट होता है। तो अब प्रोडक्ट बनी ही नहीं है तो वो रिवर्स कैसे आ जाएगा, तो पहले उसमें प्रोडक्ट का बनना लाजमी है, फिर बाद में उसमें रिवर्स रिएक्शन आ जाती है। तो पहला जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट होता है विद टाइम। अब रेट क्या होती है, रेट पहले आप समझना है कि रेट क्या होती है। रेट, तो आपने रेट को हम इसको हम कहते हैं डेल और डिवाइड बाय डेल्टा टी, एंड टाइम के साथ जो चेंज आती है उसको हम क्या कहते हैं, रेट, ठीक है। मतलब अगर आप पूछते हैं कि आज कीमत क्या है तो वो कहते हैं 10 रुपए, कल कहते हैं कि 5, तो मतलब टाइम के साथ वो चेंज आ गया तो उसको हम कहते हैं रेट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो टाइम के साथ क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो टाइम के साथ क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पर जो रेट है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बराबर हो जाती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, तो इसको स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। आपने याद रखना है कि यहाँ पर लाजमी नहीं है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन सेम हो, यहाँ पर कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 5 रुपये यहाँ से आएगा, 5 रुपये यहाँ से वापस आएगा, तो ये हो गया सेम। और कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर यहाँ से 5 जाता है तो वहां पर 10 आ जाती है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि अगर मैं आपको 10 रुपए देता हूँ तो आपने मुझे 20 रुपए देनी है, तो ये कांस्टेंट बन गई, ये कांस्टेंट हो गया। और सेम ये सेम का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 10 रुपए देनी है तो तुमने भी मुझे 10 रुपए देनी है, ये हो गया सेम, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई इसका कंसेप्ट। चलो इस फिर हम क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, ये केमिकल इक्विलिब्रियम भी आप समझ गए। केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनामिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टैटिक सिस्टम नहीं होता है और रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम हो जाती है। अच्छा, इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है, लाजमी जो रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल है, वो क्लोज कंटेनर होगा, ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम जो है एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होगा, प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होगा, टाइम हमारे पास प्रोवाइडेड होगा। एक चीज को चेंज करने से वो बाकी चीजें फिर से चेंज हो जाती है, उसको हम लेचार्ट प्रिंसिपल कहते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, उससे फॉरवर्ड और रिएक्शन बोथ हमारे पास रेट इक्वल होगा, कंसंट्रेशन हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट होती है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम याद रखिएगा, ये इक्विलिब्रियम आइदर साइड से पहुंच जा सकती है। ये हम क्वेश्चन के इक्विलिब्रियम के पहुंचने के लिए हमें फॉरवर्ड से आने का होगा या बैकवर्ड से, आंसर है दोनों की साइड से आपने इस तरफ आना है, ठीक है। और ये लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करता है, हम अगर डिस्कस करेंगे। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर के साथ और टेम्परेचर की वजह से ये क्या होता है, ये एक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन तो आपने समझ गए, जो बहुत डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, और दोनों के साथ डबल एरो होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में हम डिस्कशन कर गए। यहाँ पर जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट जो है वो फॉरवर्ड रेट इनिशियली क्या होता है, फास्ट होता है, और रिवर्स रेट से बाद में क्या होता है, फॉरवर्ड रेट कम होता है कि रिवर्स रेट से, और फिर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों की रेट सेम हो जाती है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम इक्वल कंसंट्रेशन मतलब डज इक्विलिब्रियम मीन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में दोनों सेम होगा कंसंट्रेशन, तो आंसर आपका है नो, क्योंकि हमको रेट इक्वल कहते हैं न कि कंसंट्रेशन, ठीक है।
याद रखिएगा इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट ओपन सिस्टम, द आंसर इज नो। ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं होता है, वो उसके लिए क्लोज कंटेनर लाजमी। लॉ ऑफ मास एक्शन ये है क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। एक्टिव मास क्या है? इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कहने का मतलब ये है कि जो चीज फॉर एग्जांपल आप चाय बना लेते हैं तो इसके लिए आपके पास जो अ, एक चीनी के बूरी है तो वहां पर आप जो एक 10 कप चाय के लिए तो आप चीनी का सारा बूरी इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए कुछ एक कप सा चीनी रिक्वायर्ड है। तो वो जो जो आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, यानी जो चीज जहाँ जो चीनी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके क्या है? एक्टिव मास, मोलर कंसंट्रेशन या इफेक्टिव कंसंट्रेशन हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये होगा आपका एक्टिव मास। वो लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्टेंट है वो एक्टिव मास के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। फॉर एग्जांपल ये है कि आप चीनी ज्यादा होगा तो चाय ज्यादा बनेगा, अगर चीनी आपके पास कम है तो चाय आपने कम बनानी है। इफेक्टिव मास क्या है? इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज दैट पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, याद रखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन की रिएक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन का बराबर होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। गैसेस के लिए वो पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा, और सॉलिड्स के लिए रिएक्टिव मास आपने एक लेना है। ये आपकी इंटरव्यू के हिसाब से याद रखनी है कुछ चीजों को। ठीक है, आपने एक बात याद रखनी, हर चीज में यहाँ पर डिटेल से एक एक 20-25 मिनट की वीडियो बन जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको वो टर्म्स वो चीजें आपको सिखा देता हूँ जो आपके लिए चैप्टर के रिलेटेड हो और आप उसको समझ सकते हैं। अगर आप उसमें डिटेल जानी है तो आपने बिल्कुल सर्च करना है जहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल अब वो चीजें आपको फॉर एग्जाम्पल एक बायो का स्टूडेंट उसको पता नहीं कि यहाँ पर इस चैप्टर में गिब्स का भी होगा, तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें आपने वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस की। आप उसमें डिटेल जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? तो ये रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और तो क्या, और अब ये प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन रेशो है उसमें हम क्या कहते हैं, इसका जो रेशो लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी सी प्लस डी बना देती है, तो यहाँ पर जो ए है स्मॉल ए ये आपके पास ये मोल्स है। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट इसका जो केसी एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरह होगा, केसी इक्वल्स टू यहाँ पर प्रोडक्ट लेनी है तो ये प्रोडक्ट है ये सी प्लस डी। ठीक है, ये सी प्लस डी है और ये सी प्लस डी आपने प्रोडक्ट में लेनी है, और जो ए प्लस बी है आपने उसको रिएक्टेंट में लेने हैं। तो प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं, तो ये सी डी हो गया और ये ए बी हो गया, ये नीचे लिखते हैं आपने। तो ये स्मॉल सी है यूएस का मोल्स है, ये के ऊपर लिखना है, और स्मॉल डी इसके ऊपर लिखना है, स्मॉल ए जो ए के ऊपर लिखना है, स्मॉल डी बी के ऊपर लिखना है। ये क्या होता है आपका पास आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम कहते हैं। ठीक है, केसी में से केसी हमारे पास क्या है? सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन में कैसे की यूनिट जो है मोल्स पर लेटर होती है या मोल्स पर डेरिवेटिव हम इसमें लेते हैं। तो ये मोलर कंसंट्रेशन के हम जो इसमें यूनिट्स एक्सप्रेस करते हैं इसके लिए केसी इस्तेमाल हो जाती थी इस्तेमाल हो जाती है। और यहाँ पर हम केसी जो केसी का यूनिट्स है वो हम डिस्कस करते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि केसी का एक्सप्रेशन लिखे तो आपने डायरेक्ट केसी लिखना है, यहाँ पर प्रोडक्ट लिखना है, नीचे जो है अपने रिएक्टेंट लिखना है, और प्रोडक्ट की जितनी मोल्स हो वो आपने ऊपर लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक रिएक्शन बता देता हूँ, जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इसके लिए लिखना है। ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल NH3। ठीक है, तो NH3 जो प्रोडक्ट है ये आपने लिखा है यहाँ पर इसके कितने मोल्स है? 2, आपने 2 ऊपर लिखा, यहाँ पर N2 है आपने N2 लिखा, जो यहाँ पर G2 है आपने यहाँ पर लिखना है, लेकिन इसका जो आगे होता है यहाँ पर कुछ 2 नहीं है 1 है तो वो 1 नहीं लिखना है। यहाँ पर जो 3 है आपने 3 लिखा, तो ये होगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब जो अहम क्वेश्चन केपी है जो ये पार्शियल प्रेशर की केस में हम इसको लगा लेते हैं के सी की तरह, हम उसको के पी और के एक्स जो है वो मोल फ्रैक्शन की केस में हम उसको लगा सकते हैं, के पी के सी एंड के एक्स। ठीक है, पेवर सॉलिड्स और पेवर लिक्विड्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन होती है कि नहीं होती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसके लिए हम नहीं कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, तो यहाँ पर के सी क्या होगा? तो आपने यहाँ पर देखना है कि के सी इज जस्ट इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की केस में, ये सॉलिड की केस में, और ये सॉलिड केस तो सॉलिड में हम नहीं लेते, तो हम कैसे ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट हो गया CO2 और रिएक्टेंट सॉलिड है, ये हम भी इसको भी हमने ओमिट किया खत्म किया, और CO2 CaO को हमने खत्म किया। कहने का मतलब ये अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन हो उसमें लिक्विड और सॉलिड हो तो आपने वो नहीं लिखना है, जस्ट गैसेस वाला लिखना है। क्लियर हो गया?
दैट्स गुड। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वो होगा जिसमें दोनों सेम फेज में हो गए, यानी सेम फिजिकल स्टेट में हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे गैस गैस एंड गैस क्लियर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो मुख्तलिफ फिजिकल स्टेट में होती है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो वो यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर भी सॉलिड है, यहाँ पर गैस है, डिफरेंट फेज इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इक्विलिब्रियम बोथ डायरेक्शन से आ जाती है, तो यस बोथ फॉरवर्ड से भी आ जाती है, फॉरवर्ड से भी आ जाती है, और दोनों के मिक्सचर से भी आ जाती है। इक्विलिब्रियम क्या टेन कंसंट्रेशन कांस्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर होती है रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन concentrations remains constant but not same, not necessary same, सेम भी हो सकता है लेकिन लाजमी नहीं है सेम। सेम और कांस्टेंट का फर्क मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। रिएक्शन स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, तो आंसर इसका है नो। अगर इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है बल्कि फॉरवर्ड डायरेक्शन कंसंट्रेशन इक्वल रेट्स होते हैं। ठीक है, रेट्स इसका क्या हो जाता है, इक्वल। इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट सेम होते ही है, तो आंसर इज नो। सिर्फ रेट्स हमारे पास क्या होगा, इक्वल्स होगा। कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करता है तो नहीं करता है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो तीन चीजें हैं वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। प्रेशर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, और कैटलिस्ट टेम्परेचर है। तो कैटलिस्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम का पोजीशन और इक्विलिब्रियम का जो केसी वैल्यू चेंज नहीं करता है, क्योंकि कैटलिस्ट का काम होता है चीजों को फास्ट करना। फॉर एग्जाम्पल उसने रिएक्शन को फास्ट बना के उसने प्रोडक्ट बना दिया, तो उसका ये भी काम होता है कि प्रोडक्ट को फास्ट तोड़ के यानी ब्रेक डाउन करके रिएक्शन बना दे। तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। इसने फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इसका सिंपल सा मीन ये है कि फॉर एग्जांपल आप जाते हैं सवात से शाहबाद या शांगला से सवात या वगैरह जहाँ से भी, तो आप सवात में गाड़ी में बैठ के पैदल जा रहे थे, तो आपको गाड़ी मिल गई और वहां से आप डायरेक्ट चले गए क्या इस्लामाबाद, तो आपका टाइम कम हो गया। तो वहां पर वापसी पे आप पैदल नहीं जा रहे, वापसी फिर भी वही गाड़ी में बैठ के और वहां पर आ गए क्या सवात में, तो आपका फिर टाइम कम हो गया। तो नेट इफेक्ट आपका क्या हो गया, जीरो। जिसलिए इसमें कंसिडरेट जो कैटलिस्ट जो है वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और साथ में जो केस की वैल्यू पर इफेक्ट नहीं करता है। बाकी जो प्रेशर है वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज करता है, कंसंट्रेशन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का चेंज करता है, और जो टेम्परेचर है वो पोजीशन और साथ में केस की वैल्यू दोनों चेंज करती है। आपने याद रखना है, हम उसको आगे डिस्कस करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो 20 एमसीक्यूज है इसमें रिएक्शन क्वोशंट, चार्टर प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेंपरेचर, कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, और रिएक्शन बिटवीन केसी एंड केपी की, और डिग्री डिसोसिएशन, और जो हैबर प्रोसेस है या कांटेक्ट प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप परफेक्टली केमिस्ट्री वाले हैं तो आप बाकी जो 4 to 6 एमसीक्यूज है वहां पर जा सकते हैं डायरेक्टली। तो रिएक्शन क्वोशंट क्या होता है, वो इंस्टेंट पे, हर इंस्टेंट पे जब हम इक्विलिब्रियम की जो अंदाजा लगाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन की, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन क्वोशंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है, एक है केसी, अब एक क्यूसी। क्यूसी होगा यहाँ पर भी सेम वही पर उसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं, यानी सी डी ए और बी ऊपर सा वही वाला मोल्स, लेकिन इसको हम क्यू केसी कहते हैं। और केसी, तो केसी क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पर जो आती है हमारी वैल्यू वो केसी। फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि हम 50 मिनट में ये काम कंप्लीट करेंगे। 50 मिनट, ये 50 मिनट आपको पहले से अंदाजा हो गई है, ये आपने चेक किया है, तो ये आपका होगा केस। अब आप देख, अब किसी ने से आपने पूछा कि कितने टाइम रह गए, तो वो कहते हैं कि अभी तो हम 20 मिनट हो गए, तो ये अब हो गया क्यूसी। फिर थोड़ी बहुत देर बाद आप पूछते हैं कितना टाइम हो गया, तो कोई बंदा कह रहा है कि अब तो 30 मिनट हो गए, तो तुम कह रहे हो कि अभी फिर भी 20 मिनट बाकी है। तो ये जो आप अंदाजा लगाते हैं और इसका जो कंपैरिजन करते हैं उसको हम कहते हैं क्यूसी, और जो आपका एक्चुअल ये इक्विलिब्रियम पे जो चीजें अवेलेबल आती है उसको हम क्या कहते हैं, केसी। ठीक है, यानी आपसे पहले कैलकुलेटेड चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट एनी टाइम, उसको हम कहते हैं क्यूसी। ठीक है, और ये में चेंज ड्यूरिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन के टाइम में चेंज हो जाती है, और जो कैसी है ये फिक्स होती है एक टेम्परेचर पे, यानी एक खास टेम्परेचर पे ये वैल्यू फिक्स होती है। जिस तरह मैंने बताया कि टेम्परेचर चेंज करने के साथ जो कैसी वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। डायरेक्शन डायरेक्शन हम क्यूसी कहते हैं, और इक्विलिब्रियम पोजीशन हम केसी के जरिए जानते हैं। यानी सिंपल सी बात मैंने बता दी, केसी जो है एग्जैक्ट वैल्यूज है जो आपको मालूम है। फॉर एग्जांपल कि अगर 500 नंबर आ गए आपका तो आप कामयाब है,
तो आप बंदे कह रहे 50 हो गए, ओहो यार ये तो पॉसिबल नहीं है, ये फिर से 100 नंबर आना पड़ेगा। ये आपने कहा से ये क्यू सी जो 400 है, ये आपका क्यू सी है। तो 500 आपको पहले से मालूम है ये आपका के सी है, तो आप एक ये रिएक्शन पहले हो चुका होता है, इसलिए हम उसको अंदर दोबारा उसको कंपेयर कर देते हैं। इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ क्यू सी और के सी में। अब हम क्या सिग्निफिकेंस है तो आप याद रखिएगा, क्यू सी की वैल्यू अगर के से कम है तो क्या होगा, तो क्यू सी की वैल्यू अगर के से कम है तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होगा। यानी क्यू सी की वैल्यू 50 है या 400 है और आपने लेने हैं 500, क्योंकि 500 आपके के सी वैल्यू है, तो आपने फॉरवर्ड जाना हो गया रिएक्शन, तो ऑब्वियसली आपने फॉरवर्ड जाना, रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये आपका क्यू इक्विलिब्रियम पे फॉर एग्जांपल आपका जो के सी वैल्यू है वो है 500, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यानी रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना देता है ताकि 500 नंबर हासिल करे। अगर क्यू सी जो है वो ज्यादा है के सी से, कहने का मतलब है किसी ने 600 नंबर हासिल की, या कोई बंदा पहुंच रहा था फॉर एग्जांपल सवाद से, वो इस्लामाबाद जाना था, उसने बीच में जो है लेट सपोज में क्या कि मोटरवे पे उसने रुकना था, तो वो मोटरवे से आगे चला गया है, तो वो अपने स्पॉट से आगे चला गया है, तो उसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है यानी सेंटर पे आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स आना पड़ेगा। इसलिए तो हम इसको कहते हैं कि वो रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। केसी की वैल्यू कम है क्यूसी से, तो अब हम ये नहीं करेंगे, हम क्यूसी की से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि क्यूसी की वैल्यू कम है केसी से, तो आप वो टारगेट कम है, टारगेट ये वाली है और आप यहाँ पे, तो आपने ऊपर जाना है यानी आगे फॉरवर्ड जाना है। अब क्यूसी आगे है और केस जो है वो कम है, मतलब तुम केसी से आगे चले हो तो आपको इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वापस आना पड़ेगा। अगर दोनों सेम है तो उसका मतलब ये है कि आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है। ये चार्टर प्रिंसिपल तो ये है कि फॉर एग्जांपल एक कंसंट्रेशन प्रेशर या टेम्परेचर में हम एक चीज को डिस्टर्ब कर ले तो बाकी चीज आपसे क्या होगा, डिस्टर्ब होगी। फॉर एग्जांपल एक खास प्रेशर, एक खास कंसंट्रेशन और खास टेम्परेचर पे आप इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई है। अब आपने क्या कर दिया, उस कंसंट्रेशन को चेंज किया, तो अब इस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो इस वजह से प्रेशर भी डिस्टर्ब होगा। तो इस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए उसने क्या करना होगा, इसको हम क्या कहते हैं, ले चार्टर प्रिंसिपल कहते हैं। ले चार्टर प्रिंसिपल कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल एक 10 रुपए पर एक चीज आपने सेट किया हुआ है और वो आपके साथ अब सेट है एक पोजीशन पे, यानी एक स्टेबल पोजीशन पे आप चीज लेके आए हैं। किसी ने एक साइड को धकेल दिया, अनबैलेंस हो गया, तो वो जो अनबैलेंस आ जाती है तो वो इक्विलिब्रियम अटेन के लिए कि फिर क्या करना पड़ेगा, जो बैलेंस आने पड़ेगा, जो चीज अब उसने एक्सेप्ट करना है, जो चीज उसने मॉडिफाई करनी है, उसको हम क्या कहते हैं, एक चार्टर प्रिंसिपल, यानी उसने इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करने हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, if equilibrium is disturbed by changing concentration, temperature, pressure, the equilibrium shift in a direction that oppose the disturbance, यानी उस डायरेक्शन में जाएगा कि डिस्टर्ब को क्या करेगा, खत्म करेगा। हाँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। गुड, यहाँ पर N2H3 हमने N2H3 को सेवा ज्यादा किया तो क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है, ताकि क्या कर ले, प्रोडक्ट सेवा हो जाए, प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए तो दोनों क्या हो गया, बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसके दूसरे के पास 500 रुपए है, यहाँ पर किसी के ने 800 रुपए लिए, तो क्या होगा, आगे जाना पड़ेगा ताकि वो वहां पर भी ज्यादा हो जाए, तो दोनों फिर वो क्या होगा, बैलेंस हो जाती है, ठीक है। मतलब ये कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बैलेंस है, रिएक्टेंट ज्यादा किया तो अनबैलेंस हो गया, तो अब फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनना पड़ेगा ताकि दोनों फिर क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। रन हो रही है, थोड़ा वक्त कर लेते हैं। What happens if the concentration of product is increased? हाँ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है, ठीक है। रिएक्टेंट इज रिमूव, रिएक्टेंट रिमूव किया तो क्या हुआ, रिएक्टेंट कम हो गए, प्रोडक्ट्स ज्यादा हो गए, तो क्या होगा, वापस आ जाएगा, बैकवर्ड, बैकवर्ड रिमूव रिएक्टेंट साइड, ठीक है, उसको हम लेफ्ट साइड पे कहते हैं, LHS। प्रोडक्ट इज रिमूव, प्रोडक्ट रिमूव किया जाए तो फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्शन चला जाएगा। एच इक्विलिब्रियम प्रेशर के साथ, तो प्रेशर इंक्रीज करने से उसी तरफ रिएक्शन जाएगा जहां पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो है कम हो। तो इस पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये वाला रिएक्शन है, मैं यहाँ पर ये लिखूँ, ये रिएक्शन है, तो यहाँ पर
1 मोल ये और 3 मोल ये, कितना बन गया 4, और यहाँ पर कितना है 2 मोल। तो अब यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर 4 ज्यादा है, तो अगर मैं प्रेशर ज्यादा कर लूँ यहाँ 4 की तरफ से, वो क्या किस तरफ की जाएगा 2 मोल की तरफ, यानी फ्रिक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ एक जगह पर चीज ज्यादा है, दूसरी जगह पर कम है। बालून है एक तरफ से ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा है और दूसरी तरफ से जो है वॉल्यूम कम है। यहाँ पर प्रेस कर लेते हैं तो दूसरी तरफ की जाती है। जिस तरफ वॉल्यूम, जिस तरफ मॉलिक्यूल्स कम हो तो उसकी तरफ वो चला जाएगा। तो अगर प्रेशर यहाँ पर यानी प्रेशर इंक्रीज करने से ये क्या होगा, कम मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएगा, यानी यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर प्रेशर डिक्रीज है तो वो रिवर्स डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। ठीक है। What does pressure have no effect when number of gas molecules equal? ये दोनों अगर सेम हो तो फिर क्या होगा, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, 2 बनता है, तो यहाँ पर दोनों के जो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, दोनों पर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो अगर जोर लगा लेते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो इसलिए हम इसको कोई जस्ट एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। देयर नो प्रेशर इफेक्ट। The effect of volume, what is the effect of volume and equilibrium? वॉल्यूम और प्रेशर क्या होगा, इनवर्सली रिलेटेड होगा। इंक्रीज वॉल्यूम किया, वॉल्यूम तो प्रेशर क्या होगा लोअर, डिक्रीज वॉल्यूम किया, प्रेशर क्या होगा इंक्रीज। वॉल्यूम और प्रेशर का अलग अपोजिट, अलग मतलब अपोजिट रिलेशन है। अगर आपको वॉल्यूम का कंसेप्ट इजीली समझ नहीं आती है तो आप ये याद रखिए, फॉर एग्जांपल मैंने प्रेशर ज्यादा किया तो आंसर था कि जिस तरह जहां पर मोल्स कम हो गए वहीं तरफ जाता था। तो अब अगर मैं प्रेशर ज्यादा यानी वॉल्यूम ज्यादा करूँ, जहां पर वॉल्यूम ज्यादा है उसी तरफ रिएक्शन क्या होगा, उसी तरफ से उसी तरफ रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है। ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, कम। इसलिए हम कहते हैं कि जो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो मोर गैसियस मॉलिक्यूल जहाँ पर हो उसी तरफ की फेवर हो जाती है, और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है तो जहाँ पर लिस्ट फेवर गैस मॉलिक्यूल्स हो तो उसी तरफ ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा। तो आपने उसको जो प्रेशर के अपोजिट लेनी है। प्रेशर में क्या होता था, प्रेशर इंक्रीज करने से जहाँ पर फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स या मोल्स कम होती थी उसी तरफ जाता था। यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज करने से जहाँ पर मॉलिक्यूल ज्यादा होगा उसी तरफ जाएगा। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये चेंज करती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहाँ पर एनर्जी हीट रिलीज हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, ये हाँ एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये वापस आ जाता है। मतलब ये है कि अब वो एनर्जी आपको देती है कि मुझे नहीं चाहिए, तो आप अगर वो उससे ले लेते हैं तो वो आगे जाएगा, अगर आप उसको देते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स रिएक्टेंट। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो वो आगे जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो क्या जाएगा, किस तरफ जाएगा, रिवर्स जाएगा। ठीक है। नोटिस टेम्परेचर इफेक्ट एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसको हीट चाहिए कि वो आगे चले, तो अगर उसको आपने हीट ज्यादा देनी तो वो आगे जाएगा, हीट कम देनी तो उसको क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है। कैटलिस्ट इफेक्ट इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है तो नहीं, जिस तरह मैंने बता दिया था वो आगे को भी फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज करता है, बैकवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज करता है। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन केपी केसी आरटी। केपी और केसी का रिलेशन जो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एन, तो यहाँ पर डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स है। अगर ये हमारे पास जीरो हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, केपी क्या होगा, केसी होगा। व्हाट इज डेल्टा एन, डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स मोल्स एंड गैसेस रिएक्शंस है, दोनों पे यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एन अगर जीरो होगा तो दोनों केपी वैल्यू बराबर होगी केसी की। ठीक है। ये डेल्टा एन है। केसी और केपी कब इक्वल होगा, जब डेल्टा एन क्या होगा, जीरो होगा। व्हाट डज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिकेट्स। मतलब केसी से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं। ओह ऊपर 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 राजू बैठो पीछे, चार्ज निकालो ना पहले, चार्ज निकालो। तो केसी वैल्यू अगर ज्यादा है तो क्या होगा, केसी वैल्यू अगर ज्यादा है तो क्या होगा, केसी वैल्यू अगर ज्यादा है तो प्रोडक्ट्स मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाती है। ठीक है। तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा।
यानी प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट जो है स्टेबल है। अगर दूसरी ये बात याद रखिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों रिएक्टिव होती है। अगर के सी वैल्यू कम है तो मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स जो है वैल्यू ज्यादा है, तो ये यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं दो, अगर रिवर्स, या आप एक चीज को याद रखें, के सी वैल्यू ज्यादा मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो आप इक्विलिब्रियम अटेन कर लीजिए, रिवर्स आ जाता है। किसी वैल्यू ज्यादा मीन्स प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनती है। किसी वैल्यू कम मीन्स कि रिएक्शन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। और इसमें ये प्रोडक्ट, इसमें रिएक्शन जो है वो स्टेबल है। तो केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ज्यादा है तो केसी वैल्यू की, केसी वैल्यू ज्यादा है तो मीन्स कि प्रोडक्ट ज्यादा है। अगर ये इक्विलिब्रियम अटेंड करता है तो रिवर्स पड़ेगा इसको। अगर इक्वल केसी वैल्यू 1 बराबर है तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंस एंड कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है, ठीक है। अच्छा, व्हाट डज why is the equilibrium constant affect only by temperature? तो obviously equilibrium constant डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रोडक्ट की किस चीज़ पे, डिफरेंस पे, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है। कहने का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करने से इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होता है, हो जाती है, तो इसकी वजह से जो रिएक्टर मॉलिक्यूल है वो कोलाइड करके वो फॉरवर्ड की तरफ से जाती है दोनों। लेकिन सिचुएशन डिपेंड करता है कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, जिससे मैंने बता दिया। तो आंसर हमारे पास जो, अगर क्वेश्चन आ गया तो प्रेशर लिक्विड को इफेक्ट करता है कि नहीं करता है, तो आंसर नहीं, इफेक्ट नहीं करता है। कौन सा चीज जो है वो के को चेंज करता है, टेम्परेचर है। तो फैक्टर चेंज रेट बट नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाँ, वो रेट को चेंज करता है लेकिन पोजीशन को चेंज नहीं करता कैटलिस्ट। अमोनिया मैन्युफैक्चर्ड हाई प्रेशर, वो मैंने पहले बता दिया, हेबर प्रोसेस की तरफ से ही बनती है। और कंटेक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, उसमें वहाँ पर आयरन इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पर ये हाई प्रेशर क्यों है, तो मैंने जिस तरह बता दिया कि N2+3H2 है, तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से वो फॉरवर्ड की तरफ से चला जाएगा। फिर मॉडरेट टेम्परेचर इंस्टेड ऑफ लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर अमोनिया फॉर्मेशन, हाँ ये हम क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल अमोनिया की जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर कम करने से होना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर कम होने से इसका रेट जो है वो, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर रखते हैं। तो अगले जो दो क्वेश्चंस है वो, मतलब 20 क्वेश्चंस है जो एडवांस है, वो हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा ईज मिल सके, ठीक है। ये जो बाकी जो 20 क्वेश्चंस है हम इसको आगे की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।